हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून का जो एग्जाम है वो आ रहा है। ऐसे में तैयारी करने की जरूरत है जबरदस्त, क्योंकि जो कंपटीशन होगा वो भी जबरदस्त होगा। यहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो 2 यूनिट की थ्योरी क्लासेस चल रही थी, वहां से कुछ लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाएंगे। मतलब क्या है कि कोई चीज हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम आपको ना पढ़ा पाए, या रिसर्च एप्टीट्यूड में हो सकता है थ्योरी क्लास में कोई चीज छूट गई, कोई बात नहीं। बट अभी ये जो एमसीक्यूज हैं, इसमें आपकी वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये पीडीएफ आप सभी को मिलेगा। तो उसके लिए करना क्या है, पहले तो सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। लाइव आने के बाद सबसे पहला काम है आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी चाहते हैं कि हम यूजीसी नेट की तैयारी करें, सब ने क्या करना है, वीडियो को एक बार लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो लोग हाथ उठाएं अब जल्दी से। वो लोग अपने अपने हैंड रेस करिए जो तैयार हैं आज की इस एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करवाने वाले हैं, साथ ही आपका ये क्विज भी होगा। एक तरीके से एक कितनी तैयारी हमारी हुई है वो आज हम चेक करेंगे। सबने अपने अपने क्वेश्चंस को याद रखना है। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। सबका ध्यान होना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे बेटा। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। शेयर किया, वेरी गुड बेटा, सब लोग शेयर कर लो, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ठीक है, तो सब इसको बेनिफिट लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कौन कौन रेडी है? वेरी गुड। तो रेडी हो तो भाई शुरू करते हैं आज के सेशन को। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। एक चीज और, आज मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं, मैं भूल गई जल्दी जल्दी में। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग मुझे याद करके जरूर बताते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से एक बारी आप लोग पढ़ लीजिए। रेडी है ना? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, एक बार पढ़ लो, फिर हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन को पढ़ लिया ना, टाइम मिलेगा उतने ही सेकंड में आपको आंसर करना है। और टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। एक नेता के रूप में शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? एक नेता के रूप में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर एज अ लीडर? याद रखिए, हो सकता है अगर आप किसी का क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो सकता है वो गलत हो, और आप जो सोच रहे हो वो सही हो। तो अपने दिमाग से सबने सॉल्व करना है। चलिए, यहां पर आपके कंप्लीट हुए 30 सेकेंड। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेता के रूप में शिक्षक की सबसे आवश्यक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रचनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेशन उसके अंदर होना चाहिए। किसने किसने ऑप्शन नंबर 4 को टिक किया है? एक नेता के रूप में शिक्षक की सबसे विशेषता, जो आवश्यक विशेषता है, वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? रचनात्मक होना चाहिए, नवोन्मेषी होना चाहिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक स्तंभ है। शिक्षक केवल ज्ञान का प्रसारक ही नहीं होता है, बल्कि एक योजनाकार भी होता है, एक सूत्रधार भी होता है, ज्ञान का सह निर्माता होता है। कक्षा में और कक्षा के बाहर नेता, प्रबंधक, परामर्शदाता और इसके अलावा एक सच्चे मानव जैसी कई भूमिकाएं निभाता है। कौन? शिक्षक। सबसे उचित उसका अगर हम बात करें, एक नेता के रूप में शिक्षकों को बच्चों के लिए गतिविधियों की योजना बनाते समय रचनात्मक और अभिनव होना चाहिए, ताकि बच्चों को गतिविधियों में भाग लेने में मजा आए। यानी कैसा होना चाहिए? रचनात्मक और अभिनव। दूसरा उचित, दूसरों को मोटिवेट करने वाला, यानी क्रिएटिव और इनोवेटिव। कौन सी जगह पे क्या चीज अप्लाई हो सकती है? हो सकता है कि आप लोगों का आंसर अपने हिसाब से सही हो, ठीक है, लेकिन क्या करना है, हमें चूज करना है जो बेस्ट आंसर है। याद रखिए, ये क्वेश्चन इतने इजी नहीं है, थोड़े से घुमावदार हैं, तो सोच समझ के आंसर को टिक करिएगा।
कम विचारणीय किसके लिए? आत्मविश्वास के लिए। यह सबसे कम विचारणीय विकल्प है। शिक्षकों को अपनी सभी भूमिकाओं में आत्मविश्वासी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। आ रही है ना बात समझ में? अनुचित अकथनीय एक अनुचित विकल्प है। शिक्षक को अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। ये नहीं है कि बस हम आ गए, हमने आकर के आपको करा दिया काम, उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा कि कुछ लाइंस हैं, बट यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि टीचर इज अ पिलर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। Teacher is not merely a disseminator of a knowledge but rather play a variety of roles like planner, यानी एक प्लानर के तरीके, एक फैसिलिटेटर के तरीके, co-creator of knowledge, leader in the classroom and outside the classroom, manager, counselor and apart from that a true human being. इसके लिए टीचर के लिए अगर हम बात करें तो मोस्ट एप्रोप्रिएट रहता है, उसको क्रिएटिव इनोवेटिव होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। एज अ लीडर टीचर नीड टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। क्यों? while planning activity for the children so that the children must participate in the activity. appropriate कौन सा है? inspire others. less considerable है confidence, और inappropriate है unaccountable। यानी यहां पर हो सकता है आपके सारे के सारे आंसर सही हो, ऑप्शन सही हो, लेकिन हमने क्या चूज किया है? मोस्ट एप्रोप्रिएट को चूज किया है। दैट इज वाई हमारा जो आंसर होना चाहिए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। टीचर्स प्राइमरी ड्यूटी इज, शिक्षक का जो प्राथमिक कार्य है, जो कर्तव्य है, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इनएप्रोप्रिएट क्या चीज हो गई? यानी कि हो सकता है कि वो उस चीज के लिए जिम्मेदारी ना ले, वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, उसको क्या करना है क्या नहीं है उसको पता ही नहीं है कुछ चीज का। शिक्षक का प्राइमरी कर्तव्य कौन सा है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जा रहे हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करना। ये वाला क्वेश्चन आपके PYQ में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है, इसलिए स्टेटमेंट वाले इस क्वेश्चन को आप सब लोग बहुत ध्यान रखें कि सर्वांगीण यानी हर तरीके से विकास करना। शिक्षक के जो प्राथमिक कार्य हैं, प्राइमरी जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करना है? छात्रों का सर्वांगीण विकास, प्रेरणा देना, अपनी इष्टतम क्षमता का एहसास करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया की योजना बनाना, यानी कि वो किस तरीके से सीखेंगे, उनका थिंकिंग किस तरीके का है, उस तरीके से ही अपना योजना बना के पढ़ाना, अनुकूल वातावरण प्रदान करना, शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर मैं आपसे कहती हूँ क्वेश्चंस को पढ़िए, आप आंसर करिए, उसमें से कुछ बच्चे आंसर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्टिव कहलाते हैं, है ना? तो हमेशा कैसा रहना चाहिए? सक्रिय यानी एक्टिव। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सर्वांगीण विकास करना। याद रखिए सभी तरीके से। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर। अब ये वाला आपने इतना लंबा क्यों दे दिया मैम? छोटा सा दे सकते थे, बट कोड में अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे? मान लीजिए पहली चीज उन्होंने लिखी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, सेकंड में लिखा मोटिवेशन, तीसरे में लिखा स्टिमुलेट लर्नर इन ऑर्डर टू रियलाइज देयर ऑप्टिमम पोटेंशियल। उनका पोटेंशियल क्या है? 4 में लिख दिया इनकरेज लर्नर टू बिकम एक्टिव लर्नर। अब इसमें से बताइए इनमें से कौन से टीचर के प्राइमरी वर्क है, इनमें से कौन से सेकेंडरी वर्क है, तो उसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
कंफ्यूजन पॉइंट, जैसा कि अभी आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें क्वेश्चन का आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, टाइम स्टार्ट हो गया है। अभी देखो प्रॉपर दिख रहा है सबको? रीडिंग हैबिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण की गुणवत्ता के माध्यम से पहचाना जा सकता है। टीचिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही एग्जाम में भी आपके सामने आएगा और आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी रिकॉग्नाइज थ्रू, शिक्षण की गुणवत्ता किसके माध्यम से पहचानी जा सकती है? किसके माध्यम से? लर्निंग आउटकम एंड स्टूडेंट अचीवमेंट, यानी स्टूडेंट क्या अचीव कर रहा है और उसमें जो सीखने के परिणाम हैं वो किस तरीके के प्राप्त हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1। किसने किसने ऑप्शन नंबर 1 दिया है? मोस्टली आई थिंक मेरे ख्याल से सबने 1 दिया है ना। वेरी गुड जॉब। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। याद रखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने पहले की क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं, थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, कोई बात नहीं, ये पीडीएफ भी पढ़ लोगे तो भी काफी कवर हो जाएगा। गुणवत्ता शिक्षण छात्र की उपलब्धि पर केंद्रित है, छात्रों के विषम समूहों के लिए छात्र परिणामों के उच्च मानकों की सुविधा प्रदान करता है। पढ़ लो जल्दी से। सीखने का अवसर प्रभावी और पर्याप्त होता है। गुणवत्ता शिक्षण छात्र सीखने की प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी है, यही चीज लिखी है यहाँ पे। शिक्षक और छात्र लक्ष्य उन्मुख मूल्यांकन में रचनात्मक रूप से संलग्न होते हैं, है ना। कंफ्यूजन पॉइंट देख लो, मेन तो वहां पर है। शिक्षक का ज्ञान और योग्यता शिक्षक की शैक्षिक पृष्ठभूमि का सूचक है, ना कि शिक्षण की गुणवत्ता का। शिक्षण की गुणवत्ता के लिए क्या एक शिक्षक का ज्ञान और योग्यता या उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट है? एक ये आपके सामने ये चीज आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं आपसे। क्वेश्चन यहाँ पर ये टॉपिक ने क्या लिखा है कि शिक्षक का ज्ञान और योग्यता शिक्षक की शैक्षिक पृष्ठभूमि का सूचक है, ना कि शिक्षण की गुणवत्ता का प्रतिबिंब। यानी अगर उसको नॉलेज है, उसका अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसका मतलब वो एजुकेशनल क्वालिफाइड है। बट अगर उसकी शिक्षण की गुणवत्ता हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे? अगर आपको याद हो, मैं बात करना चाहूंगी फिजिक्स वाला की। किस किसने सुना है अलक पांडे जी का नाम? किस किसने सुना, जरा एक बारी बताना। ताजा तरीन एग्जांपल दे रही हूं आप लोगों को। अलक पांडे जी का नाम किसने किसने सुना हुआ है? वो क्या क्वालिफाइड है? बीटेक ईटेक किए नहीं करे हैं, सिर्फ 12th पास है वो। 12th पास होने के बावजूद भी जेई मेन की तैयारी कराते हैं। कम से कम उनकी जो कंपनी है, करोड़ों रुपए की कंपनी है, हर एक सिटी में उनका सेंटर बना है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन उनमें गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो गुणवत्ता की क्या बात है कि वो जो पढ़ाते हैं या जिन टीचर्स के थ्रू आप लोगों को एजुकेशन दी जाती है वो क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। इस चीज का मेन इफेक्ट होता है। ये सभी ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्वालिफाइड है वही पढ़ा सकता है बढ़िया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, बच्चे उससे इंटरेक्ट किए होने चाहिए। क्लास किए हैं ना, कितना पढ़े हैं बेटा? वो 12th पास है केवल। तो अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा टीचर बनना, तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ ये मत भागो कि नहीं हम पीएचडी कर लेंगे तो ही हम बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे। अपनी क्वालिटी बनाओ,
खुद अगर एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट बना लोगे तो भी आप लोगों के पास आएंगे लोग। एक छात्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए उतनी प्रभावी नहीं होती। भाई आपके परिवारों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उससे भी हमारी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसके ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सक्रिय छात्र कक्षा की सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए हमेशा रुचि दिखाते हैं। कितने लोग रुचि दिखाते हैं भाई? पढ़ो जरा इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ओनली 12वीं पास है बेटा, लेकिन क्वालिटी देख लीजिए बंदे की, है ना। इसलिए कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। कभी भी बिल गेट ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, लेकिन उनके अंदर टैलेंट देखिए, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखें। यहाँ पर क्वालिटी टीचिंग इज फोकस्ड ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, यानी स्टूडेंट क्या परफॉर्म करता है। अगर हमारे प्लेटफॉर्म से इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी, एक छोटा प्लेटफॉर्म है, बहुत छोटा है, अभी ज्यादा लोग जानते ही नहीं इसके बारे में, बट अगर उसके बावजूद भी यहाँ से बच्चे क्वालिफाइड होते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपको एजुकेशन दी जा रही है वो कैसी दी जा रही है? क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है बच्चे के ऊपर, यही होना चाहिए। ठीक है, चलो यही चीज इस क्वेश्चन में और इस ऑप्शन में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब आपका? मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर बताते चलना। मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन तब भी देश चला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मेन क्या कहने का मतलब है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। वो कौन सी देखी थी मूवी, 3 इडियट्स देखी थी ना, उसमें क्या कह रहे हैं? टैलेंट हो सकता है कोई ऐसा हो जो पीएचडी भी हो, कोई हो सकता है नेट क्वालिफाइड भी हो, उसके साथ उसने बीटेक भी किया हो, और जब वो क्लासरूम में बैठे जाकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए तो एक भी बच्चा उसको रिस्पॉन्स ना करे, उसकी क्लास में कोई बच्चा रिस्पॉन्स ही ना करे, उसके क्लास में ज्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि ज्यादातर अगर हम बात करें तो वो क्या कर रहा है? उसके अंदर नॉलेज तो है, सब कुछ है, बट उसके अंदर क्या नहीं है? टैलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 है? तुम लोगों ने बुला दिया यार क्वेश्चन नंबर, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी क्वेश्चन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड। ध्यान रखना भाई, तुम ही लोगों ने ध्यान रखना है, आज मैं नंबर भूल गई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, कौन सा शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण है? टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनामिक अप्रोच? ये हमेशा क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में, स्टेटमेंट में, कि जो शिक्षा है क्या वो गतिशील होती है? टीचिंग क्या डायनामिक अप्रोच की होती है? ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बात है यार, तुम लोग तो छा गए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी गतिविधियों के माध्यम से सीखना। डायनामिक अप्रोच क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, तो लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज एक डायनामिक अप्रोच है। गतिविधियों के माध्यम से सीखना, किस तरीके की गतिविधियां हो गई? जैसे कि बच्चों को केवल सुनने और नोट्स लेने के कहने के विपरीत गतिविधि आधारित शिक्षा छात्रों को समस्या समाधान, स्वतंत्र जांच जैसी व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से अपने स्वयं के सीखने के अनुभव में सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं पीवाईक्यू आपको सॉल्व करा रही हूँ, अब आपने आरसी सॉल्व करनी है, या बीच में मैं आपसे कहती हूँ ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, इसको आपने सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट करने। कहते हैं जब इंसान खुद कोई चीज करके देखता है तो वो चीजें उसको बहुत अच्छे से याद हो जाती है ना। तो गतिविधि होनी यानी एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, उससे क्या होता है? आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट होते हैं समस्या समाधान के लिए, रचनात्मकता बढ़ती है, विश्लेषण कर सकते हैं आप लोग, इंटरेक्टिव लर्निंग फोरम प्रदान करते हैं हम आसपास, किसके थ्रू? अन्वेषण के थ्रू, प्रयोग के थ्रू, अभिव्यक्ति के थ्रू।
अन्वेषण सक्रिय जांच के माध्यम से ज्ञान एकत्र करना, कौशल प्राप्त करना। प्रयोग में अनुभव के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा करना। अभिव्यक्ति प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। इंटरैक्टिव लर्निंग में क्या क्या चीजें आती हैं? कोई बात नहीं, जहां पर मिस्टेक हो रही है मतलब आप कुछ सीख रहे हो। बच्चों को उनके सीखने के अनुभव का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा गतिविधि आधारित शिक्षा के कई लाभ हैं, जिसमें है छात्रों को जानकारी याद करने में मदद करना, बच्चों को स्वतंत्र जिज्ञासु बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक विकास में सहायक होना, शैक्षिक सामग्री की प्रासंगिकता पर जोर देना, बच्चों को अलग अलग तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या कहा गया है? इसी क्रिएटिविटी की ही बात करी गई है, इसी को ही बढ़ावा देने की बात करी गई है। ठीक है, अभी मैं बेटा लास्ट में बताती हूँ कैसे क्या डाउनलोड करना है। अभी सिर्फ आपका एक काम है, वो है जो चीज आपको दिखाई जा रही है उसको समझते हुए सॉल्व करना। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। अच्छा, करके सीखना ये किसने कहा था? करके सीखना ये सिद्धांत किसने दिया था? जरा कौन बताएगा मुझे, करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? अभी पता चल जाएगा करके सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीख रहे हो सब लोग। किसने कहा करके सीखने पर, किसने जोर दिया? सबसे पहले जल्दी से बताइए। इसीलिए मैं कहती हूं अपने अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करना शुरू करिए। बिल्कुल बेटा शिवानी, जिसके जो भी क्वेश्चन है लास्ट के क्लास के लास्ट में डेफिनेटली मैं बताने वाली हूँ। लर्निंग बाय डूइंग, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है लर्निंग बाय डूइंग, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं कि ये किसके द्वारा दिया गया। जल्दी बताइए किस, कौन बताएगा? अपने अपने गूगल को सर्च मारिए, अपने अपने एंड्रॉइड फोन को सर्च मारिए। यही तो बात है, हम लोग क्या करते हैं, आराम से सब चीजें करते हैं और बाद में यही कंफ्यूजन हो जाती है। लर्निंग बाय डूइंग क्वाइंड बाय जॉन डीवी, फ्रोबेल, एडम स्मिथ, वेरी गुड। किसके द्वारा दी गई भाई? जॉन डीवी के द्वारा भी दी गई। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी की जो थ्योरी ऑफ लर्निंग थी, डोल्टन, डोल्टन भी सही है, डोल्टन के द्वारा भी दी गई थी, एक तो उनके तरफ भी था। दो तीन नाम आते हैं यहाँ पे करके सीखने में मैं आप लोगों से कहती हूँ दो तीन नाम आते हैं। एक नाम आता है एरो का, एक नाम आता है डोल्टन का, और एक नाम आता है जॉन डीवी का। ये तीन चीजों में कंफ्यूजन करता है करके सीखने वाला काम। ठीक है, बट अगर हम लर्निंग की बात करें, क्योंकि हम यहाँ लर्निंग की बात कर रहे हैं, लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जॉन डीवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शिम्पसन ने कहा था, कौन सी वाली लर्निंग थ्योरी के लिए बात किया था या किसके लिए बात किया था? ये पता होना चाहिए कि टीचिंग मॉडल की लर्निंग थ्योरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो थ्योरी दी गई वो किसके द्वारा दी गई। तो उसको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा। किसी भी चीज को हम जब तक खुद से नहीं खोजेंगे नहीं पता लगेगा। ठीक है, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम एक्टिविटी बेस्ड वर्क करते हैं। इससे क्या होता है, हेल्पिंग स्टूडेंट मेमोराइज इंफॉर्मेशन, इनकरेज किड्स टू बी इंडिपेंडेंट, सपोर्टिंग सोशल डेवलपमेंट, एम्फेसाइजिंग द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल मटेरियल। उसके अलावा क्या हो गया, इनकरेजिंग किड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ डिफरेंट वे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5,
हम जब करके सीखते हैं सिंपल, सिम्पसन, वेरी गुड। तो ये दो तीन नाम है, लेकिन अगर ये दो तीन नाम है, इसका क्या मतलब है कि अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। उन थ्योरीज को हमको जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे हमें क्लियर नहीं होगा कि लर्निंग थ्योरी की बात हुई है या कौन सी थ्योरी के लिए इन लोगों ने बात करी है, तो उसको एक बार ही पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम स्टार्ट हो गया है अब। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक आवश्यक गुण कौन सा होता है? देखो सारे ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें, विषय का ज्ञान होना भी जरूरी है, रुचि होनी भी जरूरी है, उसकी लैंग्वेज फ्लुएंसी भी होनी जरूरी है, उसका गुड प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। ये सारे के सारे ऑप्शन सही है कि नहीं है? सारे के सारे ऑप्शन सही है, लेकिन हमें क्या चुनना है? बेस्ट आंसर चुनना है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण में वास्तविक रुचि होना। शिक्षण एक पेशा नहीं है, एक जुनून है। अपने विषय के प्रति जुनून के बिना और अपने छात्रों को सीखने और दुनिया में श्रेष्ठ बनाने की इच्छा के बिना हम एक शिक्षक के रूप में असफल हो गए हैं, और असफलता कोई विकल्प नहीं है। किसने कहा है? जॉन एफ पोडोजिल ने कहा है। सही आ रही है बात समझ में कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन वी हैव टू चूज द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। जुनून होना चाहिए टीचिंग में। टीचिंग एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत मेहनत वाला काम है। दूसरी बाकी अगर हम प्रोफेशन की बात करें, उन सबसे कहीं ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। अध्यापन का पेशा है जुनून। कोई भी अमीर बनने या सत्ता हासिल करने के लिए शिक्षक नहीं बनता। लोग शिक्षक बनते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान बांटने का शौक होता है, उनमें आत्मविश्वास, आत्ममूल्य और सीखने के लिए प्यार पैदा करना चाहते हैं। यह विशेष शिक्षा शिक्षकों के बारे में है। शिक्षण में वास्तविक रुचि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण है। मजबूत विषय का ज्ञान, भाषा प्रवाह, अच्छी प्रस्तुति, ये भी शिक्षक के गुण हैं, लेकिन हमें बेस्ट चूज करना है। दैट इज वाई टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। विदाउट पैशन फॉर योर सब्जेक्ट एंड अ डिजायर फॉर योर स्टूडेंट टू लर्न एंड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, देन वी हैव फेल्ड एज अ टीचर एंड फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ गई? चलो कोई बात नहीं, गलत किया है, अब सही होना चाहिए। Genuine interest in teaching is an essential quality of best teacher. Question number 6. I go. अब तो गजब का क्वेश्चन आ गया है। For use during teaching, from the list given below, identify questions that are process type rather than content type. क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो है टाइम स्टार्ट करूंगी, पहले पढ़ लो। एनटीए क्या करता है? आपसे कहता है आप सिलेबस पढ़ें, सिलेबस पढ़ने के बाद वो आपसे इसी तरीके से बीच में कोई भी क्वेश्चन डाल देगा। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। शिक्षण के दौरान उपयोग किए गए नीचे दी गई सूची से उन प्रश्नों की पहचान करें जो सामग्री प्रकार की बजाय प्रक्रिया का प्रकार है। टाइम स्टार्ट हो गया है अब। डाइवर्जन प्रश्न, तथ्य आधारित प्रश्न, संकल्पना आधारित प्रश्न, निचले क्रम के प्रश्न या उच्च क्रम के प्रश्न। ये है आपका एक्चुअल में पूछा जाता है जो क्वेश्चन। ऐसे ही कोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यूजीसी नेट के फेवरेट क्वेश्चन है,
और इनमें से अगर जैसा आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 3 से 4 क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिलेंगे, चाहे वो किसी भी यूनिट के हो। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 ए, सी और ई होगा। ऑप्शन नंबर 1 ए यानी डाइवर्जेंट, ऑप्शन नंबर सी संकल्पना आधारित, ऑप्शन नंबर ई उच्च क्रम के प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1 डाइवर्जेंट, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड और हायर ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक प्रश्न क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या है? एक वाक्य जो सूचना संग्रह, परीक्षण और शोध के लिए उत्तर मांगता है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की भी डेफिनेशन तो ये लिखी है। सही प्रश्न सटीक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और कार्रवाई योग मात्रात्मक गुणात्मक डेटा एकत्र करने में सहायता करते हैं। प्रक्रिया प्रकार के प्रश्न अधिक विचारणीय और विश्लेषण के तौर पे होते हैं, जिनमें उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। अलग अलग प्रश्न अवधारणा आधारित प्रश्न और उच्च क्रम के प्रश्न प्रक्रिया प्रकार के प्रश्न हैं। अभी प्रक्रिया पूछ लिया, मान लीजिए बाद में उन्होंने कंटेंट रिलेटेड पूछ लिया, तो कौन कौन से हो गए? अपसारी प्रश्न, डाइवर्जेंट, ये प्रश्न छात्रों को अलग अलग रास्ते तलाशने, कई विविधताएं, वैकल्पिक उत्तर या परिदृश्य बनाने की अनुमति देते हैं। क्या हो गया? ये डाइवर्जेंट हो गए। डाइवर्जेंट को और क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। शुद्धता तार्किक अनुमानों पर आधारित होती है, प्रासंगिक हो सकती है या बुनियादी ज्ञान अनुमान प्रक्षेपण सृजन या कल्पना के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस प्रश्न के लिए अक्सर छात्रों को ज्ञान के आधार का विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है और फिर विभिन्न परिणामों को प्रोजेक्ट या भविष्यवाणी करने की आवश्यकता होती है। फिर आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड यानी अवधारणा आधारित। कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा। अवधारणात्मक ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके लिए छात्र को केवल कुछ याद करने या एल्गोरिथम को सक्रिय करने के बजाय उत्तर बनाने की आवश्यकता होती है। वैचारिक प्रश्न उच्च क्रम के प्रश्न हैं। वे छात्र ज्ञान का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली 3 व्यापक श्रेणियों में से एक में आते हैं। यानी वो अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, अपने दिमाग, कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में क्या है। उच्च कोटि के यानी हायर ऑर्डर के प्रश्न में क्या होता है, जिनका उत्तर छात्र केवल साधारण स्मरण या पाठ से शब्दशः जानकारी को पढ़कर नहीं दे सकते। उच्च क्रम के प्रश्न छात्रों पर उन्नत संज्ञानात्मक मांग डालते हैं। वे छात्रों को शाब्दिक प्रश्नों से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उच्च क्रम के प्रश्न महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न छात्रों से केवल तथ्यों को याद करने के बजाय क्या कहते हैं कि जानकारी को अप्लाई करिए। आप रटिए नहीं, आप उस चीज को करके देखिए। तो विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है इन तीनों से। ये प्रक्रिया वाले प्रश्न हो गए, ठीक है। तथ्य आधारित, अच्छा फिर क्या हो गया आपका? अगर हम बात करते हैं तथ्य आधारित, वो हो गए हमारे प्रक्रिया यानी प्रोसेस। सामग्री वाले कौन से हो गए? सामग्री प्रकार के, तथ्य आधारित और लोअर ऑर्डर। ये प्रश्नों के मूल्यांकन, विश्लेषण के बिना सीखने, याद करने, उत्तर देने के पारंपरिक तरीकों में आते हैं। तथ्य आधारित, जहां पर तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए तथ्य आधारित उत्तरों की आवश्यकता होती है, यानी कि केवल एक ही सही उत्तर होता है जिसे पाठ या अन्य शिक्षण सामग्री के संदर्भ में सत्यापित किया जा सकता है। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, किसका उदाहरण है? तथ्य आधारित। निचले क्रम यानी लोअर में क्या होता है? वे प्रश्न होते हैं जिनके लिए संक्षिप्त विचार और पहले से सीखे गए विषय या क्षेत्र की बुनियादी समझ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रश्न छात्रों को बुनियादी जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये जो चीजें, इतना एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए यहां से अगर इतना पूछ लिया कि क्वेश्चन क्या चीज है, इज अ सेंटेंस दैट सीक एन आंसर फॉर इंफॉर्मेशन कलेक्शन टेस्ट एंड रिसर्च। हमें अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे।
हमसे पूछा गया प्रोसेस टाइप क्वेश्चन, मान लीजिए डाइवर्जेंट पूछ लिया या कॉन्सेप्ट पूछ लिया, या मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच का स्टेटमेंट पूछ लिया, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एनटीए के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन वो जानना ही नहीं चाहते, और एग्जाम में उसी से ही रिलेटेड जब कुछ पूछ लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, जवाब नहीं दे पाते। तो हमारा काम यहाँ पर एमसीक्यूज कराना नहीं है कि आप आए, आपने आंसर किया मैम 1 2 3 4, खुश हो गए कि 10 में से 10 नंबर हमारे आ गए, खुश हो गए, नहीं। हमारा काम है कि अगर हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसमें से आपके कम से कम 100 क्वेश्चन और रेडी हो जाए। दैट इज वाई आपका जो एक्सप्लेनेशन है इतना लंबा है, यहां से हमेशा आपके क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इसलिए डाइवर्जेंट क्वेश्चंस क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, उसके अलावा हायर ऑर्डर क्वेश्चंस क्या है, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लोअर, कंटेंट टाइप क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लिया स्टेटमेंट में कि कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चंस किसमें आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। लोअर ऑर्डर क्वेश्चन आते हैं, जरा एक बारी बताओ, जरा कौन कहेगा कि आते हैं, जरा वो लोग हाथ उठाओ जिनको लगता है कि ओपन एंडेड। वेरी गुड निवी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि हमें एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, हमें अपनी ऐसी बैटिंग बनानी है कि हमारे सामने स्लो बॉल आएगी हम उसको खेल पाए, हमारे सामने बाउंसर आया हम उसको खेल पाए, हमारे सामने किसी ने गुगली डाल दी हम उसको भी खेल पाए, वो कहलाता है एक पक्का बैट्समैन। तो हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं, ना ही हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि उससे रिलेटेड, मान लीजिए ये क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड भी और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको काम करना है उस पर। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा सबको? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से टीचिंग मॉडल से भी आपसे क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं आप लोगों को कंटिन्यू बताती चलती हूँ कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं कवर कर सकती हूँ, बट इतना ब्रॉड है इसका सिलेबस कि कुछ चीजों को आपको भी सर्च करना होगा। तो जो नई नई चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, टाइम स्टार्ट हो गया अब। शिक्षण प्रौद्योगिकी का जो जनक है उसे किसे माना जाता है, फादर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। याद रखिए किसकी बात हो रही है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। 7 का बी, पक्का देख लो। यहाँ पे तो यार बड़ा टफ कंपटीशन हो गया भाई। यहाँ पे ऐसा करो भाई, सब लोग ऐसा करो, शिवानी और अंतिका के लिए, और शिवानी और अंतिका के लिए क्लैपिंग करो, क्योंकि बेटा इन्हीं दोनों का आंसर सही है। इतने लोगों ने आंसर किया बट सिर्फ शिवानी और अंतिका, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बढ़िया। शिवानी और अंतिका के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हट के आंसर किया और इन दोनों का ही सिर्फ आंसर सही है इस क्वेश्चन में। देख रहे हो, ऐसे ऐसे आपको आना चाहिए। गैगने इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों सही है भाई मैडम, क्यों सही है, चलो हम बात कर लेते हैं इस बारे में भी। रॉबर्ट गैगने को निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है। रॉबर्ट गैगने, जिन्होंने निर्देशात्मक डिजाइन और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया, एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे।
उनका काम जो था उन परिस्थितियों की पहचान करना था जिनके तहत सीखना सबसे प्रभावी ढंग से होता है और निर्देशात्मक डिजाइन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करता है। मान लो इनकी बुक पूछी गई तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग ने प्रभावी निर्देश को डिजाइन करने के लिए रूपरेखा तैयार की और आज भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। गैगने के विचारों का निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव माना गया है। गैगने इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। पढ़ लो भाई। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। बुक का नाम क्या है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्या बात है। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, वेरी गुड निवेदिता। स्किनर किसके हैं? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के हैं। यही यही गच्चा खा गए भाई। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो है स्किनर। यही मैं कह रही हूं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं आपकी जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्या है? इंस्ट्रक्शनल के हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। वो किसके लिए है? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, चलो सुप्रिया पोल में। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। अब इतना पढ़ाया है, इतने दिन से क्लास चल रही है, तो पूछना तो उसी क्वालिटी का पड़ेगा ना। उसी क्वालिटी के क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, तभी तो लगेगा कि हमें कितना आया कितना नहीं आया। हिंदी में देखिए, एक प्रभावी शिक्षक का मुख्य व्यवहार निम्नलिखित में से किस विशेषता से पहचाना जाता है? स्ट्रक्चरिंग, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, या आपका हो गया पाठ स्पष्टता, जांच, ये सारी चीजें। सोच समझ के आंसर करना। शिक्षक का जो मेन व्यवहार है वो कौन सा है इसमें से? चलिए देखते हैं सीधा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 3। बाय गॉड, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी, सी और डी। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और लेसन क्लैरिटी। शिक्षक कार्य अभिविन्यास, निर्देशात्मक विविधता और जो पाठ है लेसन क्लैरिटी यानी पाठ स्पष्टता। ऑप्शन नंबर 3। और सबने क्या दिया? प्रभावी शिक्षण के 5 प्रमुख व्यवहार हैं। प्रभावी शिक्षण यानी इफेक्टिव टीचिंग में छात्रों की उपलब्धि में सुधार लाने की क्षमता पर काम किया जाता है। सबसे पहले आता है पाठ की स्पष्टता, यानी जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो क्लियर होनी चाहिए, उसके परिणाम क्लियर आने चाहिए। जो भी निर्देश, जो भी विचार दिए जा रहे हैं छात्रों के लिए स्पष्ट होने चाहिए। निर्देशात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, यानी यहाँ पर जिस भी तरीके से आपको पढ़ाया जाए वो कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे कि जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट हैं, आपकी बात को सुने भी, समझे भी और आंसर भी करे। ठीक है। शिक्षक कार्य अभिविन्यास, शिक्षक का क्या काम है? टास्क ओरिएंटेशन का। यहाँ पे क्या करना है? उसको कोई भी प्रॉब्लम आए टीचिंग करते समय उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना है। सीखने की प्रक्रिया में जुड़ाव पैदा करना भी काम है, छात्र सफलता दर को बढ़ाना भी काम है। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। जांच क्या होता है? जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे जांच पूछा गया, शिक्षक के सहायक व्यवहारों में से एक है प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण। ये सब शिक्षक जो है विद्यार्थियों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए करता है। संरचना, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि छात्र पिछले सीखे हुए ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ सके।
Effective teaching is the ability to improve student achievement as shown by research. 5 key behavior of effective teaching is lesson clarity, instructional variety, यानी अलग अलग तरीके से पढ़ाएं, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी उनको लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, स्टूडेंट सक्सेस रेट, यानी कि जो छात्र है उसकी उपलब्धियों को बढ़ाना। चौथा पॉइंट है प्रोबिंग का, इट इज वन ऑफ द हेल्पफुल बिहेवियर, ठीक है, ऑफ द टीचर। इसमें क्या क्या चीजें आती है, क्वेश्चनिंग आ गई, क्लैरिफिकेशन आ गया, स्ट्रक्चरिंग आ गया, जहां पे आप प्रीवियस लर्निंग जो आपने पहले कुछ सीखा हुआ है उसके थ्रू आगे आने वाले ज्ञान को बढ़ावा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अभी जरा वो लोग अपने अपने हैंड्स अप करो जिनको मजा आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी जून का एग्जाम आ रहा है, कितने लोगों को लगता है कि यार और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी? जल्दी से बताना जरा, किसको लगता है कि यार अभी थोड़ी और मेहनत करनी है मुझे? क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी में देखो, टीचिंग लेवल से क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रही है सबको? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, शिक्षण के स्मृति स्तर का जो उद्देश्य है छात्रों में तर्कसंगत आलोचनात्मक सोच को विकसित करना है। चिंतनशील स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निवेदिता का आंसर बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों होगा, क्यों होगा डी मैम? क्यों भाई, हमारे सामने जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमारे साथ में हम मान लीजिए आंसर दे भी दें, हो सकता है आंसर सही हो या गलत हो, कुछ भी हो, बट कभी भी हमें उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कि भाई कोई तो बता दे आंसर गलत क्यों है या सही क्यों है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है कि शिक्षण के स्मृति स्तर का जो उद्देश्य है छात्रों में तर्कसंगत आलोचनात्मक सोच विकसित करना है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहां तो पहले ही रट्टा मारना सिखाया जाता है, वहां पे याद रखना, जानकारी देना सिखाया जाता है। छोटे बच्चे जो सीखते हैं उनमें तर्क संगत कहाँ से आलोचनात्मक सोच आएगी? क्योंकि ये सबसे निम्न स्तर है आपके टीचिंग लेवल का, इसमें विश्लेषण करने के बजाय ज्ञान को प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, बेसिक नॉलेज है ये। दूसरा स्टेटमेंट की जो चिंतनशील स्तर है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता की विकास करने की क्षमता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हायर ऑर्डर है, बड़े बच्चे तो सोच सकते हैं बट जो छोटे बच्चे हैं वो सोच पाएंगे क्या? यही है आपके स्टेटमेंट का, यही आपको इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट का आंसर करना है, सोच समझ के। अगर आपको टीचिंग के लेवल पता है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। बस वही चीज है ना कि अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप कर लोगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेवल ही नहीं पता, फिर क्या करोगे? एक रेखा चित्र जो विचारों के बीच संबंधों को दर्शाता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? घुमा दिया ना? चलो वेरी गुड, आज सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है एग्जाम की। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा जल्दी से लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 10,
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। एक रेखा चित्र जो विचारों के बीच संबंधों को दर्शाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 संकल्पना मानचित्र। ऑप्शन बी लग रहा है तो ऑप्शन बी ही बेटा आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर संकल्पना मानचित्र। अवधारणा मानचित्र क्या होता है? विचारों के दृश्य प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है, दो संस्थाओं के बीच संबंधों को बताता है। डाइवर्जेंट क्या चीज है? थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या चीज है? विशेष रूप से समस्या का समाधान खोजने के लिए जब हम गैर रैखिक विचारों के मुक्त प्रवाह को क्या कहते हैं? अपसारी, जैसा कि अभी ऊपर भी बताया था, या डाइवर्जेंट कहते हैं। प्रासंगिक, जिसे हम एपिसोडिक कहते हैं, जीवन की किसी विशेष घटना के स्मरण की व्याख्या करता है। प्रतीकात्मक उपलब्धि, सन्निहित अनुभूति की जड़ें व्यक्ति की गतिशीलता में होती है और ये मोटर कौशल पे या मोटर स्किल पर आधारित है। यानी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मैप नहीं बताया जा रहा है, आपको जितने भी ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस के ही आपको मीनिंग बताए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैप जहां विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? आइडिया का। जो भी आपके विचार हैं जब वो दिखाई देने लगते हैं, जैसे अभी आप ये पीडीएफ दे रहे हो, जो मैं कहना चाह रही हूं आप मेरे विचार देख रहे हो, है ना? तो ये क्या हो गई? विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इट ऑल्सो शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। Divergent thinking, free flow of non-linear ideas, particularly to find a solution to the problem, is called divergent thinking. Episodic comes from episode. Episodic memory अगर पूछ ली तो क्या बताएंगे? It explains the remembrance of any specific event of life. कोई घटना घटित हुई है उससे जुड़ी। Embodied cognition has its roots in dynamism of an individual. It focus on motor skill. मान लीजिए embodied के बीच में या episodic के बीच का डिफरेंस पूछ लिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी संक्रियाएं फिलिप के अनुसार शिक्षण के पूर्व संक्रिय चरण के अंतर्गत आती हैं? क्वेश्चन नंबर 11, टाइम खत्म हो रहा है, अब आंसर की बारी है। कौन सी संक्रियाएं फिलिप के अनुसार शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण के अंतर्गत आती हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रणनीतियों के बारे में निर्णय। डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटेजीज किसके द्वारा कहा गया? जैक्सन। किसी का सही है इसमें आंसर? चीनी का सही है, वेरी गुड चीनी। क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ चीनी और हरीश, वेरी गुड। वंदना का सही है। यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है किसके बारे में क्या चीज पूछी गई है। सब लोग अपने अपने टीचिंग मॉडल, लर्निंग मॉडल सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, वेरी गुड। अब कितने किसने किसने तुक्का मारा था ये भी बता दो जरा, देखना आप ध्यान से इसको, क्या चीज है ये। शिक्षण इतनी कुशलता अनुग्रह के साथ किया जाता है कि शिक्षक और छात्र पूरी प्रक्रिया की कलात्मक सराहना करते हैं। फिलिप के अनुसार शिक्षण के 3 चरण होते हैं, एक होता है पूर्व, एक होता है अंतःक्रियात्मक, एक होता है पश्च। पूर्व सक्रिय चरण में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? प्रवेश स्तर की प्रवीणता का मूल्यांकन, सीखने के उद्देश्यों को परिभाषित करना, रणनीतियों के बारे में निर्णय, विषय वस्तु और सहायक विचारों की जांच करना। किसमें शामिल है ये? पूर्व सक्रिय चरण। अब पूर्व सक्रिय के बारे में पूछ लिया, मान लो अंतः सक्रिय के बारे में पूछा या पश्च सक्रिय के बारे में पूछा, तो क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा? इंटरैक्टिव में क्या चीज आएगी? धारणा, निदान और प्रतिक्रिया, प्रक्रिया। पोस्ट एक्टिव में क्या आएगा, यानी पश्च में क्या आएगा? अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त परीक्षण उपकरणों का चयन, शिक्षण रणनीतियों में परिवर्तन और सुधार का मूल्यांकन करना। ठीक है। फिलिप के अकॉर्डिंग 3 फ्रेजेस हैं टीचिंग के, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव स्टेजेस में आता है एंट्री लेवल प्रोफिशिएंसी का इवैल्यूएशन, डिफाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट, डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजीज, examining the subject matter and supporting ideas, defining different modes of learning। उसके अलावा इंटरैक्टिव में परसेप्शन आ गया, डायग्नोसिस आ गया, रिएक्शन प्रोसेस आ गया। पोस्ट एक्टिव में क्या क्या चीजें आएंगी? पोस्ट में आएगा इवेलुएट द एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड चेंज एंड इंप्रूव टीचिंग स्ट्रेटजीज। यहां से जो कंफ्यूजन है आप लोगों की दूर हो जाएगी। अब देखो जरा मेन कंटेंट आपका, क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा है ये, ध्यान से। वीडियो क्लियर नहीं, सिंपल एक बारी वीडियो को एक बारी रिफ्रेश कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन सभी को? हिंदी में देखिए इसे, कौन सा शिक्षण के चिंतनशील स्तर की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। हिंदी में देखिए, हिंदी में देखिए, पूरा देख लीजिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, जब तक पढ़ोगे नहीं, मान लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। पिछली बार तो कई ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए थे और सेम टू सेम आ गए थे, तो इसलिए छोड़ना मत, क्योंकि हो सकता है इसको दोबारा पढ़ने का मौका मिले ना मिले, हो सकता है हम दूसरे क्वेश्चंस पढ़ाने लगे, है ना? तो जो है सामने उसको यूटिलाइज करिए। चिंतनशील स्तर की विशेषता, चिंतनशील स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी सबसे हाईएस्ट लेवल। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी। केवल सी और डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास, मूल सोच रचनात्मक क्षमता। क्या सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 सी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, द स्टूडेंट ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज। चलो ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये कौन से लेवल ऑफ टीचिंग का है? इसका लेवल ऑफ टीचिंग बताइए जरा सा, पहले और दूसरे का भी लेवल ऑफ टीचिंग बताइए जरा, जिसको आपने छोड़ा अभी। ए ऑप्शन कौन से लेवल का है, बी ऑप्शन किस लेवल का है? जल्दी से बताइए, ए के बारे में और बी के बारे में। जूम कर दें एक बारी, और करें जूम, वो स्क्रीन से ही बाहर चला जाएगा फिर। अभी देखो बेटा प्रीति, मेमोरी लेवल है कौन सा वाला, ए की बी? पहला ऑप्शन, ऑप्शन वन है छात्र तथ्यों और सूचनाओं को समझकर सीखते हैं। ए अंडरस्टैंडिंग है एंड बी है मेमोरी लेवल, क्योंकि मेमोरी लेवल में आता है रट कर सीखना। रट्टा मारना किस में आता है? आपका आता है रट्टा मारना मेमोरी लेवल में।
दैट इज वाई वन इज अंडरस्टैंडिंग, बी मेमोरी लेवल, सी एंड डी आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। वेरी गुड, अबोध स्तर, वेरी गुड नेहा। ठीक है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो अबोध है, और अबोध नंबर 1 ऑप्शन में है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर है। शिक्षण के चिंतन स्तर की सबसे जो इंपॉर्टेंट विशेषता है, कठिन और स्पष्ट समस्याएं रखता है, छात्रों द्वारा अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करके मुद्दों को हल किया जाना, स्मृति और अनुभूति के स्तर पर सीखना, सोच के स्तर पर शिक्षण में शामिल होना। छात्र प्रथम स्थान ग्रहण कर रहा है, जबकि इसमें शिक्षक द्वितीय स्थान पर आता है ना। इसमें सेकेंडरी रोल होता है टीचर का। बहुत ज्यादा ही जूम हो गया भाई, अब तो थोड़ा वो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, किस शिक्षण मॉडल का जो उद्देश्य है मुद्दों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना और छात्रों को समसामयिक मुद्दों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने में मदद करना है। अब एक चीज ध्यान रखिए भाई, आप लोग पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है। आपने क्या करना है, ये जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है, इन सब के नोट्स बनाने हैं। अगर अवेलेबल ना हो, गूगल पे सर्च मारिए। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, क्योंकि यहां से आपका पूछा जा सकता है। हालांकि ये मॉडल्स मैंने ऑलरेडी टेबल आपको प्रोवाइड किया था टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसमें देख लेना जिसने भी थ्योरी क्लास ली है। अदरवाइज डायरेक्टली गूगल भी सर्च मार सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, न्यायिक जांच मॉडल। Which teaching model aims to develop the capacity for analyzing issue and to help students to learn to think systematically about contemporary issue is jurisprudential inquiry model, यानी कि न्याय शास्त्र पूछताछ मॉडल। मुद्दों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को समसामयिक मुद्दों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने में मदद करना। क्या होता है ये न्याय शास्त्र जांच मॉडल? कानून का विज्ञान है जिसमें कानूनी ढांचे में कानूनी मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है। छात्र एक विशेष ढांचे के भीतर तार्किक रूप से सोचते हैं और उनके अनुसार ही निर्णय लेते हैं। न्यायिक जांच मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, है ना? नोट्स जरूर बना लो, जो कह रहे हैं उतना तो करते चलो, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। कभी कभी क्या है, मैंने चलो कवर कर दिया, मान लीजिए कभी मेरे दिमाग में आया मैं नहीं कवर कर पाई उसको, तो क्या करना है, ऐसे में आपने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है। जल्दी से बताएं, न्यायिक जांच मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया? ओलिवर और शेवर के द्वारा। यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, हमेशा ओलिवर और शेवर, ये जो न्यायिक जांच मॉडल है पूछा जाता है। इसका उद्देश्य मुद्दों का विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करना है। उसके अलावा समूह जांच मॉडल सहकारी शिक्षण पद्धति के बारे में माना जाता है। संरचित पूछताछ मॉडल, छात्र एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से एक शिक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रश्न की जांच करते हैं। शास्त्रीय मानवता प्रणाली, सभी चीजें मैंने लिख दी हैं भाई, इसमें पढ़ना है सिर्फ आपको। ये जितने भी मॉडल हैं ये ऑलरेडी यहाँ लिखे हैं, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे कोई बात नहीं, बस एक बार ये कर लेना कि किसके द्वारा इन मॉडल का किया गया, या प्रपोजर कौन थे या प्रस्तावक कौन थे, वो जरूर याद कर लेना, वो ढूंढ लेना जरा। jurisprudential inquiry model means science of law where an legal issue are analyzed in a legal framework.
है ना। बस इतना करना कि उनको जो है जितने प्रपोजल हैं उनको आप लोग पढ़ लेना। बाकी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी मॉडल, क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल, इन सब की डिटेल इसमें दी गई है। पढ़ लो शिवानी बेटा, अभी इस पीडीएफ को भी मैं दूंगी, कितने लोग इस पीडीएफ को सच में पढ़ेंगे, कितने लोग इसको सच में पढ़ेंगे, एक थम्स अप दो जो लोग पढ़ेंगे। ये किसी भी बुक में नहीं है, किसी भी बुक में ये नहीं है, आप जानते हैं, किसी भी बुक में नहीं है। लेकिन एनटीए यहां से क्वेश्चन डालता है। आपको जो ये जो कंटेंट मिल रहा है ना, ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, ये लेटेस्ट पैटर्न का टॉपिक मिल रहा है, इसलिए इनको वेस्ट नहीं करना है। कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए, उसको ध्यान में रखना है कि नहीं भाई मैम करा रही हैं, इतने इंपॉर्टेंट हमारे नोट्स बना रही हैं, तो उसको हमने वेस्ट नहीं करना। रूपल ठीक है ना बेटा, आशिम, कोई भी इसको वेट वेट नहीं करेगा, इसको पढ़ेगा। अब देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड का भी जैसे मैंने कहा था, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड अपन चेक कर लिए कि कितना आता है, बट अब किसको चेक करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड। मैंने 2 यूनिट की क्लासेस ली हैं, 2 यूनिट यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की और आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो दोनों ही यूनिट से आज मैंने कहा था क्वेश्चन पूछूंगी। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, वहां पर कितने क्वेश्चन हो गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई, कुछ याद है? 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए थे, 13 टीचिंग एप्टीट्यूड के। याद रखना कि कितने क्वेश्चन आज हमने करे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मान लो इसको, चलो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रिसर्च एप्टीट्यूड से, उमेश वेबसाइट पर मिलेगा बेटा। थैंक यू अर्चना। बस आप लोग अच्छे से बेटा पढ़ लो, क्योंकि मेरी सक्सेस, ये जो मेहनत कर रही हूं ना, ये मेरी तभी सही हो पाएगी जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। Applied research is concerned with generalization and the formulation of theory. Fundamental research aims at finding a solution for an immediate problem facing a society. अभी छोटी मैं आपको बताती हूँ बेटा, अभी वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगी कहां से डाउनलोड करना है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान सामान्यीकरण सिद्धांत के निर्माण से संबंधित है और मौलिक शोध को समाज के सामने आने वाली तात्कालिक समस्या का समाधान खोजना है। जरा मुझे बताओ बेटा मेरे लाल, ए क्यों होगा? आपको पता है अनुप्रयुक्त और अप्लाइड में फंडामेंटल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। जो बेसिक रिसर्च होती है उसमें क्या आता है, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी और जनरलाइजेशन आता है। जब हमारे सामने कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आती है तब हम क्या यूज करते हैं, अप्लाइड रिसर्च करते हैं। यानी इसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है, तो वन तो होना पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। तात्कालिक समस्या अगर आ गई है तो हम क्या करेंगे, तात्कालिक समस्या के अप्लाइड रिसर्च चुनेंगे कि नहीं। तुरंत हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, हमने वहां पर अप्लाई कर दिया। क्यों यहां पे हमें समझ नहीं आया? अनुप्रयुक्त अनुसंधान आवश्यक रूप से सामान्यीकरण सिद्धांत के निर्माण से संबंधित नहीं है। अप्लाइड रिसर्च सामान्यीकरण सिद्धांत तैयार करने के लक्ष्य के बिना विशिष्ट समस्याओं को हल करने, मान लीजिए कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, तब हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है ना। मौलिक अनुसंधान जो हम बेसिक की बात करते हैं, बेसिक मान लीजिए, बेसिक क्या हो गया हमारा, मान लीजिए जो छोटा बच्चा है एबीसीडी क्या बेस है, तो वहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल सिखाया जाएगा, सिद्धांत सिखाए जाएंगे, तो वो चीज आती है आपके फंडामेंटल यानी कि मौलिक में। इसे हम शुद्ध शोध भी कहते हैं, बुनियादी शोध भी कहते हैं। इसका उद्देश्य अध्ययन के किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित मौलिक सिद्धांत अवधारणाओं के ज्ञान और समझ का विस्तार करना है। मौलिक अनुसंधान आमतौर पर तात्कालिक
समझ समाधान पर सीधे केंद्रित नहीं होता, बल्कि सैद्धांतिक समझ को आगे बढ़ाने, नई घटनाओं की खोज करने, नए सिद्धांतों मॉडलों को विकसित करने पर केंद्रित होता है। इसलिए यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, पढ़ लेना इसको जल्दी जल्दी। मैं चलती हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, आंसर करिए। पॉपुलेशन सेंसस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ। मेरो कुमाऊ, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यदु, प्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है, अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15। जनसंख्या जनगणना का जो उदाहरण है, इनमें से हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, मतलब वो कौन सी स्टडी के अंतर्गत आता है? मनीषा, लक्ष्मी, जल्दी बताओ बेटा। वंदना, निवेदिता, ध्यान से बेटा क्वेश्चन को पढ़ो। जनसंख्या जनगणना का जो उदाहरण है लॉन्गिट्यूडनल होगा भाई। अंकिता का बिल्कुल सही है, अंकिता वेरी गुड बेटा। ऑप्शन नंबर 3 हुजूर अहमद बिल्कुल सही है। संजय कुमार बिल्कुल सही है। और किसने सी दिया? हुजूर, शंभू, अंकिता, मोटिवेशन कोट्स, वेरी गुड जॉब है बेटा। ऑप्शन नंबर सी प्रियंका सही है। क्या हो गया भाई, क्यों होगा यहाँ पे? यहाँ पे लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपको जनगणना करनी है तो कितने कितने टाइम लगता है? अगर हम बात करें 2011 में आई जनगणना, उसके बाद कब आएगी? 10 साल बाद, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ये। हाँ शंभू तुम्हारा सही है बेटा। हिना, मनीषा बहुत जल्दी आंसर किया करो। राजिया, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, हो सकता है आपका टाइम, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ भी रहा है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये तो सर्वे में क्यों आएगा? जनसंख्या जनगणना उदाहरण किसका पूछा है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुआ बेटा। ठीक है, क्योंकि ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल पूछा है कि एग्जाम्पल किसका हुआ। अब यहाँ पर चलो ये भी बात हम देख लेते हैं कि क्या है अनुदैर्घ्य अनुसंधान, क्यों है यहाँ पे, क्यों है ये अनुदैर्घ्य अनुसंधान? क्योंकि इसमें क्या है कि जनगणना, वही वाली जो बात मैंने आपको बताई है कि टाइम लगता है इसमें, कुछ समय के लिए डेटा एकत्र करते हैं जो कई महीनों या कई वर्षों तक भी हो सकता है ना? तो 10 साल का टाइम तो अपने इंडिया में ही लगता है। प्रायोगिक अध्ययन, जहां पे शोधकर्ता एक हस्तक्षेप का परिचय देते हैं और इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। केस स्टडी, व्यक्ति समूह या घटना का गहन अध्ययन। ऐतिहासिक, जहां पर हम अतीत का जो है विश्लेषण करते हैं, अतीत में क्या हुआ उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। Longitudinal study subjects are followed over time with continuous or repeated monitoring of risk factor or health outcome or both. Such investigations vary enormously in size and complexity. At one extreme, a large population may be studied over decades. क्या होगा जब लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए, है ना? चलो वेरी गुड। अगला चलो भाई क्वेश्चन जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तो समझ में आ गया सबको, टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी या फिर हिस्टोरिकल के बारे में पहले नहीं पढ़ा है तो यहाँ से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 16। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आए ना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। Which of the following are correct about conceptual research? Conceptual research क्या चीज होती है? पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 16।
हिंदी में देखिए, इसमें तो दिखाई नहीं देगा, यानी जूम करना पड़ेगा। पढ़ लो, अच्छा हम फिर आपको दिखा रहे हैं। वैचारिक शोध के बारे में इनमें से कौन सा सही है? पहले क्वेश्चन रीड कर लो, फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। ऑप्शंस नोट कर लिया करो। ए और बी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी और डी, या फिर प्रयास ही नहीं किया हमने इसको सॉल्व करने का। इतने ही लेंदी क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में। हिंदी में देख लो एक बारी, फिर से देख लो, पढ़ लो एक बार। थोड़ा सा कहो तो और जूम कर देते, लेकिन वो फिर बहुत ही जूम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी होगा। यानी ये तार्किक सोच पर आधारित है, यह वैचारिक शोध दार्शनिक शोध का ही दूसरा नाम है, और ये अमूर्त विचारों की जांच करने का व्यवस्थित और अनुशासित तरीका है। अमूर्त क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट का कोई रूप नहीं होता है, विचारों का कोई रूप नहीं होता है। डेट इज वाई ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी। इसका भी डिटेल है यहाँ पे, तो जरा इसको पढ़ लेना आप लोग। वैचारिक अनुसंधान, इसे पद्धति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी दिए गए विषय पर पहले से मौजूद जानकारी का अवलोकन और विश्लेषण करके अनुसंधान किया जाता है। प्रमुख बिंदु कौन से हैं? वैचारिक शोध में कोई भी व्यवहारिक प्रयोग शामिल नहीं होता, यह अमूर्त अवधारणाओं पर आधारित है। इसमें विचारों की जांच करना, नए विचारों को विकसित करना या तार्किक तर्क के आधार पर पुराने विचारों की व्याख्या करना शामिल होता है। अनुभव जन्य में क्या होता है? अनुभव जोन में प्राकृतिक परिस्थितियों में तथ्य के अवलोकन के द्वारा प्रयोग के माध्यम से प्राप्त किए गए दृढ़ सत्यापन योग्य डेटा पर आधारित होता है। वैज्ञानिक शोध दार्शनिक शोध का ही दूसरा नाम है, बिल्कुल सही है। इसको पढ़ लो इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। Conceptual, it is defined as a methodology wherein research is conducted by observing, analyzing already present information on a given topic. Conceptual research does not involve conducting any practical experiment. It is related to abstract concept of ideas. It involves the investigation of thought and idea and developing new ideas or interpreting the old one based on logical reasoning. इसे दूसरा नाम क्या है? फिलोसॉफिकल रिसर्च भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस बार सही कर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बताना भाई, क्या नंबर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे ही तैयारी करनी है, ये बिल्कुल मत सोचना कि इजी होगा। नेचुरल सी बात है, आपका क्वेश्चन पेपर मॉडरेट आएगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, या फिर टफ आएगा, बट इजी तो कहीं नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन इजी दे दें, बट बाकी ऐसे ही आएंगे। हिंदी देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रकार का शोध ज्ञान के संगठित निकाय को बनाने और विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया था? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मौलिक अनुसंधान। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सही सी, पवन बिल्कुल सही है बेटा, सिंपल।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मौलिक शोध, और मौलिक शोध के बारे में भी आपको बता ही दिया गया है, गुणात्मक और मात्रात्मक हो सकता है। इसका एक उदाहरण केस स्टडी भी है। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है मौलिक अनुसंधान का, फंडामेंटल का, है ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। प्रयोग के आधार पर अनुसंधान, बुनियादी कार्रवाई पर शोध और व्यवहारिक वस्तुनिष्ठ अनुसंधान के आधार पर वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, प्रायोगिक अनुसंधान होता है, क्रियात्मक तत्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए। प्रासंगिक शोध, जहां शोधकर्ता अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से अध्ययन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब सोचो आज आपने कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी। ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है, मान लीजिए इन्होंने कहा अच्छा बताइए एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसर्च कितने प्रकार का होता है, तो बेसिक, एक्शन, अप्लाइड आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के आधार पर रिसर्च कितने प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल। एक्शन रिसर्च के बारे में यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है 1 और 2। पहला कि ये इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दूसरा ये साइक्लिक नेचर का होता है, ये कहां पे काम आता है, एजुकेशन सेक्टर में। एक्शन रिसर्च कहां काम आता है, एजुकेशन सेक्टर में। कंटेक्चुअल क्या हो गया, टू एक्सप्लोर द स्टडी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। कितने सारे क्वेश्चन आपकी इसी में ही निकल के आ रहे हैं। भाई जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर ज्वाइन बटन से जिनको लगता है कि मैम को सपोर्ट करना चाहिए, मेंबरशिप तो जरूर से जरूरी ले लो, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप of planning a questionnaire in a correct sequence from start to end. Question number 18। सोचिए, बाकी किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, 3 से 4 से 10 से ज्यादा क्वेश्चन कोई सॉल्व ही नहीं कराएगा, और एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात है। तो इसीलिए भाई जल्दी से वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, बनता है कि नहीं बनता है भाई। इतना कंटेंट आज आपने सॉल्व किया है, इतना सारा। क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी में देखो बेटा, प्रश्नावली की योजना बनाने के निम्नलिखित चरणों को शुरू से अंत तक के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। और उसके बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ लोग क्लास तो देखते हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते वीडियो को। ये नहीं कि चलो मैम को चलो हेल्प कर दे, हम और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ ले, सब्सक्राइब करा दें। प्रश्नावली की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को शुरू से, मान लीजिए क्वेश्चन बनाना है तो शुरू से लास्ट तक का जो सही क्रम है उसे आपको बताना है। चीनी आप लोग ही इतने अच्छे हो यार कि मेरे को आप लोग को देख के लगता है कि भाई उस कंटेंट जो बनाऊं ऐसा बनाऊं कि जो आप लोग मेरे को 1 घंटा दे रहे हो ना, पछताना ना पड़े, ये ना लगे कि नहीं हमने टाइम वेस्ट किया मैम के साथ, बिल्कुल भी नहीं। जितनी देर हम पढ़ाई करेंगे उतनी देर हम पढ़ के ही रहेंगे। चलो अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 AEDBC। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2 का मतलब क्या हो गया, ए। सबसे पहले अनुसंधान उद्देश्यों का निर्धारण करना है, फिर क्या करना है, प्रश्नों का विकास करना है, प्रश्नों और टेस्ट का मूल्यांकन करना है, फिर आवश्यकता अनुसार उनका संशोधन करना है, अंतिम रूप देना है, और लास्ट में डेटा सारणीकरण, अंतिम रिपोर्ट इकट्ठी करनी है। अंतिम रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट को इकट्ठा करना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर। यूपीएससी ओनली यूपीएससी बेचारा जो आंसर दे रहे हैं आज गलत होता जा रहा है। दीपशिका इंपॉर्टेंट होता है ना बेटा, आज तो गूगली हो रही है बिल्कुल, है ना, बोल्ड हो रहे हो। प्रश्नावली क्या है, एक शोध उपकरण जिसमें उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से
प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। प्रश्नावली को एक प्रकार का लिखित साक्षात्कार माना जाता है, स्टेटमेंट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कि जो आपका प्रश्नावली है, ये जो क्वेश्चनियर है, इसे रिटन इंटरव्यू कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। इसमें टेलीफोन, कंप्यूटर या डाक द्वारा आमने सामने भी किया जाता है। इसके जो चरण हैं, जो स्टेप हैं, ध्यान से देखिए। पहला, शोध का उद्देश्य, संसाधन, समय की कमी निर्धारित करना। निर्धारित करें कैसे प्रशासित की जाएगी। प्रश्न प्रारूप निर्धारित करें। स्पष्ट प्रश्न विकसित करना। प्रश्न प्रवाह को डिजाइन करना। प्रश्नावली मूल्यांकन। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण। प्रश्नावली कॉपी लेआउट तैयार करना। डेटा सारणीकरण और लास्ट में अंतिम रिपोर्ट को इकट्ठा करना। बस कंप्लीट ही हो रहा है अब, बस ज्यादा नहीं है। इसको पढ़ लेना आप लोग, ज्यादा नहीं है, बस कंप्लीट ही हो रहा है। इसको ध्यान से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और होगा, बस उसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 90, जल्दी से इसको कर लो। बस बस कंप्लीट ही करने वाले हैं, बस जल्दी से। भूख लग रही है। अब बेटा क्या है ना, एग्जाम आ रहा है, तो अब एक दो क्वेश्चन बचे, ज्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बचा होगा। मतलब तुम ही लोगों को भूख लग रही है। चंद्र ग्रहण हुआ है आज, मतलब सब लोगों ने पहले खाना ही नहीं खाया। मैं तो यही सोच रही थी आज उसका बेनिफिट ले लेंगे कि चंद्र ग्रहण है, सब लोग खा पी के बैठे होंगे। अन्य चरों के बीच कारणात्मक संबंधों की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त काल्पनिक चर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 2, इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी हस्तक्षेप करने वाला चर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई, वेरी गुड। इनके बारे में भी पढ़ लेंगे यहाँ पे। अब मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, आप लोग पढ़ लेना। मैं अभी देखती हूँ कोई क्वेश्चन बचा हो तो बस वो कर लेना। इंडिपेंडेंट, इंटरवेनिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना, पूरी डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से एसएपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। इन डाटा प्रोसेसिंग व्हाट डज द एब्रिविएशन सैप स्टैंड फॉर? कबीर ज्यादा, अभी देख लो, अभी 1 घंटा हुआ है, 1.5 घंटा, सबकी बैंड बज गई। और इससे ज्यादा मैं ले आऊं तो पता नहीं क्या होएगा, आधे लोगों की नींद उड़ जाएगी। क्यों संजय, होगा कि नहीं होगा? प्रीति, हीर, राधा, ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो मजा आएगा कि क्या होएगा, बताओ जरा। आप में से कितने लोग बोर हो रहे हैं, वो लोग हाथ उठा लो जरा। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्रणाली, अनुप्रयोग, उत्पाद। 20 क्वेश्चन में ये हाल है अपना। सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोडक्ट। ऐसे ही एसपीएसएस के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो एसपीएसएस जो एप्लीकेशन है, रिसर्च में जो यूज होता है, उसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सैप क्या है? प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर है ना, फ्यूचर प्रूफ क्लाउड ईआरपी समाधान जो है प्रदान करता है व्यवसाय की अगली पीढ़ी को शक्ति प्रदान करने के लिए। 6 अंक की संख्या होती है सैप की। विक्रेता की पहचान करने के लिए प्रदान किया जाता है। पूरा इसका डिटेल। ओ भाई गॉड। ये क्वेश्चन नंबर 21 अब तुम लोग खुद ही पढ़ लेना फिर। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च पैराडाइम का उपयोग करने में कौन सा क्रम उपयुक्त माना जाता है? अब मैं क्या करूं यार, मुझे थोड़ी ना पता था, तुम लोग इतना ज्यादा ही। अच्छा, सीएसआर और अच्छा यूजीसी दोनों ही देना है, क्या बात है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, अब इसको तुम लोग फिर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आंसर मैं सबके बता ही दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव से क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ना है। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन प्रॉमिस में कि आप ये पढ़ोगे। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया हाइपोथेटिकल? ह्यूजेंस के द्वारा। वैज्ञानिक विधि है किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए। इंडक्टिव, डिडक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। 7 चरण यानी जो स्टेप है उसको पढ़ेंगे। ये पूरा हाइपोथेसिस से जुड़ा जो फेनोमेना है इसको देखेंगे। तैयार है ना फिर ये सारी चीजें पढ़ने के लिए? कार्ल पॉपर डिवाइस द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल इन 1934 एज अ साइंटिफिक प्रोसेस, है ना। किसके लिए उपयोग की जाती है? इतना डिटेल भाई मेरे कोई वेस्ट मत करना। अब
फिनिश करते हैं क्लास को, क्योंकि मुझे पता है अब भूख लग रही है आप सभी को। सब प्रॉमिस कर रहे हैं, हाथ उठाओ वो लोग। और जाने से पहले, हरीश ने पहले उठा दिया, वेरी गुड। और जाने से पहले क्या करना है, जल्दी से स्टार देना है क्लास को, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग को क्लास कितनी अच्छी लगी। जिनकी भी कोई क्लास छूटी हो, लाइव क्लास में जाके देख सकते हैं, वीडियोस में भी देख सकते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आती है। कम्युनिटी पे मैं क्विज डालती रहती हूँ, तो उस पर भी पार्टिसिपेट किया करो, देखा करो कि मैम ने कौन से क्विज डाले हुए हैं। प्लेलिस्ट देखना चाहो तो प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं भाई, इसके बाद तो तुम लोग खुद समझदार हो। और हाँ, शॉर्ट वीडियो जो होते हैं ना 10 सेकंड के, उसको भी देख लिया करो यार। पीडीएफ बिल्कुल अभी मैं थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगी। हाँ बेटा, कल भी होगी हमारी क्लास, ठीक है। कल भी हमारी क्लास होगी, लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी समय ले सकती हूँ मैं किसी भी समय यूट्यूब क्लास ले सकती हूँ। और टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन पे। तो अब मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें। 5 स्टार, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू प्रियंका, चीनी, रूपल। तो कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। अच्छे से खाना वाना खा लो सुधीर, है। चलो, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।